हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन फेंका जाए या कोई भी चार्ज फेंका जाए, इलेक्ट्रॉन ही नहीं कोई भी चार्ज फेंका जाए तो किस तरह की मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो इसमें देखते हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। से इनवर्ट द पेपर, इनसाइड द पेपर, तो हमने देखा था कि इनसाइड द पेपर हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर बी, ठीक, लाइक दिस। अब यहां पर इसके परपेंडिकुलर सबसे पहला केस देखते हैं, चलो परपेंडिकुलर नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब या तो इसी के डायरेक्शन में या इससे बाहर को आता हुआ कोई हमने चार्ज थ्रो किया। ये एंगल किसके बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तब क्या होगा? तब हमें पढ़ा है ना, कल हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना फोर्स लगता है क्यू चार्ज पर, तो आंसर था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर थीटा की वैल्यू यहां से 0 होगी या 180 होगी तो आंसर आएगा 0, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 होता है 0। तो मैग्नेटिक फोर्स इन दिस कंडीशन विल बी 0। Hence, if a charge is thrown parallel or anti-parallel to a magnetic field, it will not experience any magnetic force. So it will get undeflected. ये undeflected ऐसे ही सीधा ही निकल जाएगा। अगर आपने किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल या पैरेलल फेंका तो वो चार्ज सीधा ही निकल जाएगा, इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं केस नंबर 2। अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका तब क्या होगा? तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हाट वुड हैपन देन? सोचो, तो अगर हमने सपोज करो इस तरह से ऐसे फेंका, ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फेंका ऐसे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी को ही हम वेलोसिटी की डायरेक्शन मानते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मान लो कोई प्रोटॉन फेंक दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स लगा ऊपर की तरफ, मतलब हमने ऐसे फेंका इस तरह से, फोर्स कहां लगा? ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो ये हल्का सा, क्योंकि दो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के, आगे भी जा रहा है और ऊपर भी लगा, तो हल्का सा एक कर्व बनाते हुए हमने ऐसे फेंका, तो ये हल्का सा कर्व बनाते हुए इस तरह से मूव करेगा, ठीक, इस तरह से। अब ये यहां पहुंच गया इस पॉइंट पर, यहां पर देखते हैं किस तरह से फोर्स लगेगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी कहां है? ऐसे है ना, ऊपर की तरफ को। समझ में आई बात? अब ये समझ में आया यहां तक? जैसे हमने इसको फेंका तो वैसे इस पर एक फोर्स लगा इस तरह से, कैसे? ऊपर की तरफ को। तो ये ऐसे फेंका, ऊपर की तरफ को ऐसे चला गया, हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये यहां पहुंचा तो यहां हमने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई, है ना। स्पीड चेंज नहीं करता है, हमने कल बात करी थी। स्पीड अगर इसकी v0 थी वो v0 ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना। तो अब इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही है, डायरेक्शन हो गई ऊपर को। देखो ध्यान से, डायरेक्शन कहाँ हो गई? ऊपर को। वेलोसिटी देखो, फोर्स कहाँ लगा? लेफ्ट में। अब फोर्स कहाँ लगने लगा? लेफ्ट में। तो ये ऐसे जा रहा था, ऊपर को फोर्स लगा, अब इसको लेफ्ट में खींच के ले आया इस तरह से। क्लियर है? ऐसे फेंका सीधा, ऊपर को फोर्स लगा, ऐसे गया, फिर लेफ्ट में, ये आ गया लेफ्ट में, ठीक। अब यहां पर देखते हैं, क्लियर है? अभी भी देखो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर को ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी कर दो, तो देखो फोर्स कहां लगा? डाउनवर्ड। फोर्स कहां लगा? नीचे की तरफ को। अब देखो ऐसे फेंका, ऊपर को लगा, ऐसे गया, फिर नीचे को, तो यहां से ऐसे कर्व बनाता हुआ नीचे को आ जाएगा, आगे वापस। क्लियर है बात? तो देखो किस तरह का पाथ फॉलो करता है, तो आंसर मिल गया सर्कुलर पाथ, ठीक है। हर पॉइंट पर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता रहेगा, तो ये कैसा पाथ फॉलो करता है बच्चों? सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये सेंटर O है, रेडियस इसकी R है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी देखूं तो ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि ये वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड को, वेलोसिटी तो डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मोमेंटम चेंज कर देता है, तो
तो आंसर है यस, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, नहीं। क्या ये कोई वर्क करेगा चार्ज पे, नहीं। क्लियर है, क्योंकि इसने स्पीड ही चेंज नहीं की, और वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो अगर थीटा 90 रहेगा तब क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलरली एंड इट विल रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ। तो ये चार्ज गोल गोल घूमने लगेगा इस तरह से। ओके, समझ में आ गई बात, बोलो भाई, ठीक है। तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन इफ थीटा इज इक्वल टू 90। अब इस सर्कुलर मोशन में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी आर रेडियस, कि कितना बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा। तो देखो इसको गोल गोल किसने घुमाया, तो आंसर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ने। अब जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो आंसर क्या हुआ कि उस पर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो भाई, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई जैसे अर्थ और सन का हमने सीन पढ़ा है ना, सन यहां अर्थ यहां, तो अर्थ और सन के बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको क्या घुमाता है, गोल गोल घुमाता है। सिमिलर केस। क्लियर है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। चलिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, तो आंसर इज व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज, आंसर इज क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज 90 एवरीवेयर, है ना, कहीं भी आप चेक कर लो, थीटा 90 ही है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। इज इक्वल टू ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वी कहीं भी चेंज नहीं हो रही, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो आर कितना आ गया बच्चों, एम वी अपॉन क्यू बी। इसके क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितनी तेज आप फेंकोगे, जितनी तेज स्पीड से फेंकोगे, उतना ही बड़ा सर्कल ट्रेस करेगा। सही बात है भाई, जितना मास ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही बड़ा सर्कल, जितना चार्ज ज्यादा होगा, ध्यान से, जितना चार्ज ज्यादा उतना ही छोटा सर्कल, उतना ही छोटा सर्कल, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही छोटा सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जल्दी खींच लेगा उसको, ज्यादा फोर्स लगाएगा। इज दैट क्लियर, तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। चलिए सब, अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड, है ना, यहां से यहां तक ये कितना टाइम लेगा अपना एक साइकिल पूरा करने में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला पूरे चक्कर में, 2 पाई आर, स्पीड है v, स्पीड नहीं बदली है ना, तो t कितना हो गया, 2 पाई अपॉन v इंटू आर, आर की वैल्यू वहां से रखो, एम वी अपॉन क्यू बी, v से v कैंसिल, तो आंसर आया t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। वेरी इंटरेस्टिंग। वाई इंटरेस्टिंग, बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। जिस भी वेलोसिटी से आपने फेंका, अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तब मास सेम है, तब वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एक प्रोटॉन को चाहे 100 की स्पीड से फेंको, चाहे 50 की स्पीड से फेंको, वो बराबर टाइम लेगा। ठीक है, ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो बड़ा सर्कल बनाएगा, तो 2 सेकंड, कम स्पीड से फेंकोगे छोटा सर्कल बनाएगा, लेगा तब भी 2 सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। तो टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर, अब यहां से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में कितने चक्कर काट दिया, तो न्यू कितना हो गया, 1 अपॉन टी, ये हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पे। ठीक है, इसका एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, पढ़ेंगे भी 1-2 दिन में, साइक्लोट्रॉन। तो ये आप ध्यान रखेंगे तब तक के लिए। समझ में आया, तो रेडियस कितनी किस बात पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी कितनी और टाइम पीरियड कितना। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है ना, ओके। चलिए, अच्छा आप केस नंबर 3 देखते हैं कि हमने इसको परपेंडिकुलर भी नहीं फेंका और पैरेलल भी नहीं फेंका, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एक्यूट एंगल बनाते हुए फेंका, कुछ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। तो एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल इसको बनाते हुए फेंका, तब क्या होगा, तब ध्यान से सुनो। अगर हमने इसको मिटा देते हैं, थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है ना अंदर की तरफ को, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड से इसको थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, और हमने इस तरह से ऐसे इसको थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। अब इसका एनिमेशन भी आप लोग देखेंगे, है ना। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने फेंका इसको थीटा एंगल बनाते हुए। क्लियर, अब देखो ये क्या करेगा, तो आंसर इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक बच्चों v cos थीटा, ये वाला साइन होगा, सॉरी v sin थीटा, और एक क्या होगा v cos थीटा। ठीक है, एक v cos थीटा और एक क्या होगा v sin थीटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, तो है ना, दिस इज द
परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसकी वजह से रोटेट करेगा, गोल गोल घूमेगा। अभी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी तो गोल घूमेगा। ये कि पैरेलल क्या करेगा, ये साथ साथ आगे खिसकाता रहेगा। सोचो, ध्यान से सुनना बात को। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, ये एक तो परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो आगे लेके जाएगा, तुम्हें पता है ना, हॉरिजॉन्टल वाले में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, सीधा निकल जाता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो उसको आगे लेके जाएगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको गोल घुमाता रहेगा। तो कैसा पाथ घूमेगा, गोल आगे, गोल आगे, गोल आगे, हेलिकल, स्प्रिंग की तरह, है ना। गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। तो किस तरह का पाथ ट्रेस करेगा, ये हेलिकल पाथ ट्रेस करेगा। चलो उसको एनिमेशन में देखो, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ना। और अगर आप एक चार्ज इस तरह से फेंकते हो इसके अंदर, इसके परपेंडिकुलर, तो किस तरह से मोशन करता है। तो देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ को, तो ये चार्ज ऊपर की तरफ को जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा वो इस पर परपेंडिकुलर काम करेगा, तो इसको क्या करता रहेगा, इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से मोशन करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सर्कुलर पाथ में इस तरह से मोशन करता रहता है। क्लियर है, ये गया और इसने करा मोशन सर्कुलर पाथ में, जब ये परपेंडिकुलर है, ये केस वो है। ठीक है, लेकिन क्या हो कि अगर हम जो ये वेलोसिटी है, जो चार्ज की वेलोसिटी है, वो इस तरह से फेंके, मतलब इसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना होके, ना ही पैरेलल होके एक एक्यूट एंगल बनाए मैग्नेटिक फील्ड से, तब हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किस काम में आएगा, वो उसको आगे खिसकाने के काम में आएगा, क्योंकि हमने देखा कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो उसको इस तरह से घुमाता रहेगा। तो देखो इस तरह से एक हेलिकल मोशन हो जाएगी, है ना। और ये दो हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस है, इसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स इज कॉल्ड अ पिच। ओके, तो बच्चों भी आपने एनिमेशन में देखा कि किस तरह से एक चार्ज मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दोनों केस आपने देखे, एक बार परपेंडिकुलर फेंका तो सर्कुलर पाथ उसने ट्रेस किया, और एक बार परपेंडिकुलर ना फेंके किसी एक्यूट एंगल पर फेंका, तब वो हेलिकल पाथ किस तरह से ट्रेस करता है। आप देखते हैं इसमें भी रेडियस वगैरह सेम रहेगी, इसमें एक नई चीज आ गई बच्चों। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बनाते हुए, तो ये रहा v साइन थीटा और ये रहा v कॉस थीटा। ओके, ये एंगल है थीटा। तो ये कैसा घूम रहा है, हमने भी देखा इस तरह से, हेलिकल पाथ। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो, इसको हम बोलते हैं एक हेलिक्स, दिस इज वन हेलिक्स, दिस इज अनदर हेलिक्स, दिस इज अनदर हेलिक्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स इज कॉल्ड पिच। ये आप ध्यान रखेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। मतलब जैसे इस तरह से आप मान लो, है ना, तो ये एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, तो एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है बच्चों, पिच। और इस पिच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पता होना चाहिए, पैरेलल कंपोनेंट। भाई पैरेलल कंपोनेंट ही तो उसको आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला लगभग सेम रहेगा, लेकिन आर में क्या आ जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। तो वी कौन है, वी साइन थीटा। समझ में आ गया होगा, है ना। परपेंडिकुलर किसने घुमाया, तो आंसर क्या मिला, साइन थीटा वाले कंपोनेंट ने। तो आर की जगह आ जाएगा एम वी साइन थीटा। अच्छा जी, पिच कैसे निकालेंगे, तो पिच का आंसर बहुत ही सिंपल है, कौन सी वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है, तो आंसर है पैरेलल वाली, यानी कि v cos थीटा मल्टीप्लाई बाय यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। बोलो यार, यहां से चला एक चक्कर, यहां से चला दो चक्कर, तो जितनी देर में एक चक्कर काट रहा है पूरा, उतनी देर में तो आगे जा रहा है ना। यहां से चला एक चक्कर, एक टाइम पीरियड के बराबर चलेगा, तो इनटू टी, और टाइम पीरियड अभी आपने निकाला था, क्या होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो ये आप पिच के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स, है ना। इस तरह से आप ये पिच कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली हैं, टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं रहेगा। ओके, चलिए सर, सवाल और पूछा जा सकता है कि कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा। कैसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो ये एक्स एक्सिस में लगा हुआ है और ये है वाई एक्सिस, और हमने फेंका इसको कंपोनेंट थीटा बनाते हुए, तो ये हो गया v, तो बच्चों ये हो गया v cos थीटा
है ना, और ये क्या हो गया v sin थीटा। तो ये किस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से हेलिक्स बनाते हुए, ठीक ऐसे। अभी बताओ कितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कितनी बार, तो आंसर क्या मिला, सॉरी इस तरह से ना, ऐसे मूव करेगा इस तरह से, ये ऐसे करके, ठीक है। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, देखो कितनी बार कर रहा है, यहां से चला, यहां एक चक्कर पूरा करने के बाद तो कर रहा है, फिर चला एक चक्कर पूरा करने के बाद, फिर चला एक चक्कर पूरा करने के बाद, तो यानी कितनी डिस्टेंस चलने के बाद पूरा कर रहा है, पिच, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेलिक्स, पिच पिच, बोलो हर बार कितनी डिस्टेंस पर ये टच कर रहा है, तो 0 पर टच करा जहां से चला, एक बार p, जब ये पिच के बराबर डिस्टेंस चल लिया तब इसने टच करा एक्स एक्सिस को, एक बार 2p है ना, p प्लस p, 3p एंड सो ऑन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, कहां डिस्टेंस पर टच करेगा, np, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द हेलिक्स व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये छोटी सी बात अगर पूछ लिया है तो बता देना, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट, सुंदर प्यारे, इसको बेटा समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री भी इसमें लग सकती है। तो अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है सर ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो पता है मास mp, चार्ज प्लस e, ड्यूट्रॉन 1h2, ड्यूट्रॉन क्या होते हैं 1h2 हाइड्रोजन का, है ना। इसमें चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के बराबर यानी कि प्लस e, लेकिन मास कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन लगभग, क्लियर ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो ड्यूट्रॉन, चलिए ईच हैविंग द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। तो सपोज करो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो उसने क्या बोला है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी कि m1 v1 बराबर दे रखा है m2 v2, ये ऐसा गिवन है, सेम मोमेंटम। अच्छा जी, सेम मोमेंटम है, एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V में एंटर करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंके जाते हैं। What would be the ratio of circular path described by them? तो R1 अपॉन R2 निकालना है, तो ये हो गया R प्रोटॉन, ये हो गया R ड्यूट्रॉन, क्या होता है mv यानी कि m1 v1 अपॉन qb अपॉन mv यानी कि m की जगह 2m, v की जगह v2 अपॉन ep। और ध्यान से देखो चार्ज बराबर है, eb से eb कैंसिल, इससे कैंसिल, क्यों, मोमेंटम बराबर है, ठीक है। तो रेशियो क्या रहेगा 1:1, बराबर सर्कल बराबर रेडियस का सर्कल ट्रेस करेंगे क्योंकि मोमेंटम बराबर है, ठीक है ना, इजी वन। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं देखो बोर्ड वगैरह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, कौन सा ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल हो गया, F बराबर QVB, थीटा उसने बोल दिया 90 डिग्री। तो कौन कौन दे रखे हैं, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल। सर ये क्या होते हैं, केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। अल्फा पार्टिकल होते हैं बच्चों हीलियम का न्यूक्लियस 2He4, मतलब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचेगा, अल्फा पार्टिकल, पढ़ा भी होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। बीटा क्या होते हैं, देखो अभी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो कि बीटा पार्टिकल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है, प्रोटॉन के बराबर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ, ये कौन से पार्टिकल है, अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना आगे। मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ मास, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना हुआ, एटॉमिक नंबर बताएगा 2e, ओके। तो ये है दोनों, तो कौन सा मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F इज इक्वल टू QVB, तो Q की जगह कितना, फॉर अल्फा पार्टिकल Q की जगह 2e, क्या दिया हुआ है, सेम वेलोसिटी विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी सेम है, B भी सेम है। और बीटा पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, QVB, तो EVP, तो आप खुद से देख लो किसका फोर्स ज्यादा है, तो आंसर मिल गया साफ साफ, अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और ये भी पता लगाने के लिए कि अल्फा बीटा
ये क्या बकवास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब किसकी रेडियस कम होगी, व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम है जो भी हो, भी देखते हैं कौन से पार्टिकल है। परपेंडिकुलर फेंकी गई है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल। तो अभी मैंने बताया अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और बीटा पार्टिकल का मास कितना हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हुआ, 2e, और चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल हुआ e। वेलोसिटी सेम है, तो लगा दो फॉर्मूला, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। व्हाट इज R अल्फा, R अल्फा इज 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी सेम, चार्ज है 2e इंटू बी सेम है, 2 2 जा 4। तो बच्चों R अल्फा कितना आया, 2mPV अपॉन EB। व्हाट अबाउट R बीटा, रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल या रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ऐसे बोलो, m दैट इज me इलेक्ट्रॉन का मास इंटू वेलोसिटी सेम, चार्ज E और P। तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो यहां पर 2 फैक्टर वैसे ही आ गया, दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि अल्फा पार्टिकल विल ट्रेस द मैक्सिमम नहीं पूछा उसने, स्मॉलेस्ट पूछा है। तो बीटा पार्टिकल विल ट्रेस द लेसर रेडियस, बीटा पार्टिकल कम रेडियस जो है कवर करता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाएं इसको। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है, ना भी रहता चलता काम, होती है QB अपॉन 2πm। तो अल्फा और बीटा के निकालिए, तो अल्फा में चार्ज 2e, बी सेम है, 2π मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर आया न्यू अल्फा EB अपॉन 4πmp। ठीक है, अच्छा सब। व्हाट अबाउट बीटा पार्टिकल, QE के बराबर, B सेम, 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कौन सा ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कि न्यू बीटा ज्यादा होगा, छोटा सर्कल ट्रेस करेगा ज्यादा घूमेगा। ठीक है, ये क्या है, अल्फा था। अल्फा पार्टिकल में देखो मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है, तो ये छोटा आंसर आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है तो बड़ा आंसर आएगा, ऊपर का टर्म सेम है। तो न्यू बीटा विल बी ग्रेटर देन न्यू अल्फा, तो बीटा पार्टिकल की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यानी कि बीटा पार्टिकल कम टाइम लेगा एक चक्कर काटने में, छोटा है। ओके, मिटा लें। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये देखो, यस, पता नहीं कौन सा नंबर है। अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, तो एक प्रोटोन है बच्चों और एक अल्फा पार्टिकल है। प्रोटोन का मास mp, चार्ज e, अल्फा पार्टिकल का 4mp, चार्ज 2e। ओके, प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल इनटू सेम मैग्नेटिक फील्ड फेंके जाते हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, तो क्या करें, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय देम। तो R प्रोटोन ओवर R अल्फा, तो R क्या होता है, मास ऑफ प्रोटोन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटोन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं पता, अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू 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 बी। ठीक है, चलिए सर, अब देखो एक रिलेशन होता है बच्चों मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, तो हमें पता है, देखो P होता है m इंटू वी होता है ना, और K होता है हाफ mv स्क्वायर। तो देखो इसको m से मल्टीप्लाई करो, m से डिवाइड करो, 2m को इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2km बराबर, ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि mv का होल स्क्वायर, और mv हो गया मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2km। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो ये ऊपर जो रखा है ये मोमेंटम है, क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो व्हाट इज द मोमेंटम, आंसर इज
√2km, के सेम है, सेम काइनेटिक एनर्जी, मास m किसका, प्रोटॉन का। देखो Eb से Eb कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा जी, अपॉन, इसको ढंग से कर लेते हैं ना। चलो इसको मिटा के मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम काइनेटिक एनर्जी है तो R का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, R होता है mv/qb। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, P तो है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको आप लिख सकते हो √2km/qb। देख सकते हो कि नहीं भाई, मास और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये तो रिलेशन है, P बराबर √2km। तो इस हिसाब से रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, R1/R2, ऊपर प्रोटोन है नीचे अल्फा पार्टिकल है, तो ये वैल्यू रखो √2k सेम है m ऑफ प्रोटोन अपॉन qb, यानी कि E इंटू बी, मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, है ना, ऊपर करोगे तो नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी। चार्ज कितना है प्रोटोन, उस पे अल्फा पार्टिकल पे 2e, b सेम है √2km, m कितना है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है ना, k सेम है। तो देखो 2k से 2k कैंसिल, eb से eb कैंसिल, है ना, ये कितना आया, √mp से √mp कैंसिल, तो कितना बचा बताओ, ऊपर बचा बच्चों 2 अपॉन नीचे बचा 4 का √ यानी कि 2, तो आंसर क्या आया 1:1। तो अगर इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी सो दे विल ट्रेस द सर्कुलर पाथ ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस पाथ के बेस पर पूछे जा सकते हैं। अभी हम कल पढ़ेंगे डेविएशन, कि वो कितना डेविएट होता है, और फिर उसको हम और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। थोड़ा सा चैप्टर ये बचा है, अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं, ठीक है बच्चों। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।